Okay. Today, actually, Hitesh, you will get the answer of this doubt. I think you're asking from 3 days. This doubt. Author, till the time he's alive, actually, he should get the benefit of what he has created out of his creativity. So that is the first logic behind author's life. जब भी कोई author किसी वर्क का क्रिएशन करता है, तो वो ऑथर जब तक जिंदा है तब तक फर्स्ट थिंग उस ऑथर को उसके क्रिएशन के आउट ऑफ जो भी मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है वो उसको वहां पे मिलना चाहिए. हाँ. एंड द सेकेंड लॉजिक इज दैट, सी सपोज X named person is there and his father has earned certain property, okay, and the father dies. फादर की डेथ हो गई समझो. तो उस फादर के डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट मिलता है ना, वो बेनिफिट किसको मिलता है? तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है. हाँ. अब जनरली क्या होता है पता है आपको? आर्टिस्ट, हाँ, लिटरेचर वाले लोग, हाँ, लिटरेरी फील्ड वाले लोग, इन लोगों की प्रॉपर्टी मतलब इनका क्रिएशन होता है. हाँ. सो उनके डेथ के बाद भी जैसे कि सपोज एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन के प्रॉपर्टी का बेनिफिट उस बिजनेसमैन के सन को मिलेगा, ईयर्स टू ईयर्स मिलेगा. हाँ. नो इश्यू हैज बीन देयर. लेकिन लॉ एक्सपेक्ट करता है कि जो लिटरेरी फील्ड वाले लोग है ना, उनके प्रॉपर्टी मतलब उनका लिटरेचर है, उनका नॉवेल है, उनका ड्रामा है, उनकी पोएट्री है, हाँ, या उन्होंने बनाया मूवी, यही उनका क्या है वहां पे प्रॉपर्टी है. तो उस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट मिले उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिले, इस वजह से वहां पे अब वो एज आप कंसिडर करोगे स्पेसिफिकली 60 ईयर. व्हाट इज द रीजन ऑफ 60 ईयर? लाइफ का रीजन ध्यान में आ गया. फर्स्ट थिंग इज दैट जब तक वो जिंदा है वही उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसी से उसका पेट भरने वाला है, उसके आउट ऑफ जो भी अर्निंग मॉनिटरी होगा उसी से उसका पेट भरने वाला है. इसीलिए उसको लाइफ के लिए पहले तो सिक्योर कर लिया. और सेकेंड रीजन इज दैट वन, मैंने जो आपको बताया कि जो भी लिटरेचर फील्ड वाले लोग हैं, हाँ, ड्रामा आर्ट वाले लोग हैं, उनका वो ड्रामा आर्ट नॉवेल पोएट, हाँ, की पोएट्री यही उनकी प्रॉपर्टी है वहां पे. इसी वजह से जो उन्होंने अर्न किया उसका बेनिफिट उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलना चाहिए. इसी वजह से वो 60 ईयर क्या किया, कंसिडर किया वहां पे. हाँ. 60 ईयर इन द फॉर्म ऑफ एटलीस्ट एक अगली जनरेशन तो कम से कम उसका बेनिफिट क्या करे वहां पे मिला. वो 60 ईयर वन डे में डेवलप नहीं हुआ है. अगर हम पीछे जाते हैं तो ऑथर्स लाइफ प्लस 7 ईयर वाज इन द वेरी फर्स्ट कन्वेंशन, हाँ, बर्न कन्वेंशन. तो वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हुए वहां पे ऑथर्स लाइफ प्लस 60 ईयर. बट ये ओनली किसको है ध्यान में आपको? ऑथर वगैरह, परफॉर्मर, ब्रॉडकास्टर, हाँ, या साउंड रिकॉर्डर, इन सब का जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन टाइम लिमिट है ना, वो अलग अलग है. बट हम लोग मोस्टली किससे डील कर रहे हैं? ऑथर से डील कर रहे हैं ज्यादातर आता है वहां पे. इसी वजह से वो ऑथर का 60 ईयर प्लस सॉरी, life of author plus 60 year is the time limit for the protection of the copyright. Life for author's protection, that he should get the monetary and other benefit out of property, and what he has earned उसमें से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी कुछ अर्निंग मिलता रहे. इसकी वजह से 60 ईयर आफ्टर द लाइफ ऑफ ऑथर करके वहां पे वो टाइम लिमिट बताया गया. सो दैट इज द रीजन कि लॉजिक बिहाइंड कॉपीराइट फॉर ऑथर्स लाइफ प्लस 60 ईयर. हाँ. Okay. All right, we will start. हाँ, I think 9 to 10 people are there. हाँ, बाकी join होना चाहते वो हो जाएंगे. Next point, today we are going to deal. Did you remember we have discussed yesterday the various points? हाँ, the points we have discussed yesterday was okay, friends. Yesterday we have finished out the part one of the copyright. Okay, the part one of the copyright yesterday we have discussed was that we have gone through the concept of the property, copyright. Then we have gone through the concept of the characteristics of the copyright.
Then again we have discussed the various issues relating to the copyright. The relevant points about the copyright yesterday we have discussed. And now the remaining point of the Copyright Act we are going to see. That remaining point today we are going to cover are number one point we will cover today is the registration of the copyright. Then number 2 point we will discuss today is the time limit period for which a copyright is protected. Number 3 point today we will discuss, that is the administration of the copyright. And then number 4 point today we will discuss is the assignment of the copyright, which is very important question for your examination also. And then last and VVIP question for your examination we will discuss, that is infringement of the copyright and the remedies for that. So the very first point we are going to discuss today is the registration of the copyright. Now the very first question which come in the form of the registration of the copyright is that one, is it registration of copyright compulsory? As I already told you the answer of this particular question, that registration of the copyright is not compulsory. रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट का कंपलसरी नहीं है. जैसे ही हम कोई पोएम लिखते हैं, we write down any drama, we write down any novel, we write down any book, and that particular book publishes anywhere. It's not necessary to get it registered. Okay, as soon as it get published anywhere on any platform, it's not necessary कि आप किसी प्रोफेशनल पब्लिशर के पास जाओ और उसी से उसको पब्लिश करके लो. इस चीज की भी जरूरत वहां पे नहीं है. जैसे ही आपने वो लिखा और कहीं पे भी वो आपके नाम से पब्लिश हो गया ना, आपको उसकी क्या मिल गई बोलो, ओनरशिप मिल गई. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट यू गेट क्लियर टू योरसेल्फ इज दैट कॉपीराइट को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आप उसको लिखते हो किसी पेपर पे और कहीं पे भी आपके नाम से उसको पब्लिश करते हो, तो उसका कॉपीराइट आपको क्या हो गया, वहां पे मिल गया. सो यू मे आस्क मी अ क्वेश्चन, अगर ऐसा है तो फिर कॉपीराइट रजिस्टर ही क्यों करवा के लिए? इसका आंसर है, देखो, इफ वी रजिस्टर द कॉपीराइट, द बेनिफिट इज दैट इट विल बी अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप. ये पर्टिकुलर बुक मेरा ही है, ये प्रूव करना मुझे बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि मेरे पास क्या बोलो उसका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है ना. तो आई नीड नॉट टू गो ऑन द वेबसाइट और एनी पर्टिकुलर पेपर आई हैव टू फाइंड आउट. और मैं वहां पे जाके दिखाऊं कि देखो बाबा इस दिन 2010 में मैंने ये पोएम लिखी थी, और देखो मेरे नाम से ये पब्लिश है. मुझे वो 2010 का पेपर ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा. तो मुझे अपनी ओनरशिप क्या करनी पड़ेगी, प्रूफ करनी पड़ेगी. बट अगर मेरा कॉपीराइट रजिस्टर्ड है ना, तो आई नीड नॉट टू प्रूव माय ओनरशिप बिकॉज आई हैव द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट which I will see, show to anybody and my ownership will be easily proved. Okay, so कोई भी चीज रजिस्टर्ड होना तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा बेहतर लीगल प्रोटेक्शन देती है हमें. इसीलिए कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन क्या है बोलो, ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ इट्स ओनरशिप. सो आपको पॉइंट ध्यान में आ गया. रजिस्ट्रेशन का वेरी फर्स्ट पॉइंट, इज इट कंपल्सरी टू रजिस्टर योर कॉपीराइट? Answer is no. Registration of copyright is not compulsory. Once it get published on any domain on your name, you get the copyright in that particular work. Number 2, then what is the benefit of registration of copyright? It's a prima facie evidence of the ownership of the author of that particular creation. ओके, ठीक है. तो यू हैव अनदर क्वेश्चन इन द माइंड, नेक्स्ट वन, कि अगर कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन मुझे करवाना है, तो वो मुझे कैसे करवाना है? देखो क्या गया वहां पे, अभी कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है. There is a registrar of the copyright. Getting the point? Who is there for the registration of the copyright? One office is there for the registration of copyright, and that is registrar of the copyright is the office. Now, where is this particular office? This office is situated in the New Delhi कस्तूरबा गांधी मार्ग पे. ये particular office situated है, इसका हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस. और हमें रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट के पास कॉपीराइट को क्या करके लेना पड़ता है, रजिस्टर करके लेना पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स अबाउट द रजिस्ट्रेशन हियर इज दैट then what is the procedure of registration? प्रोसीजर क्या होगी रजिस्ट्रेशन के लिए? देखो, नंबर 1 स्टेप, हमें ऑफ कोर्स किसी भी चीज को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है बोलो,
application for the registration is to be made. Of course हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. हाँ, वो एप्लीकेशन हाँ हमें क्या करनी पता, फॉर्म नंबर 4 में करनी है जो कॉपीराइट एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया गया है. देन नंबर 1 पॉइंट, वी नीड टू मेक अ application for the registration of the copyright. Okay, now teach face to face. The next question मुझे स्टूडेंट जो पूछते हैं ना, वो क्वेश्चन जनरली ये होता है कि अगर मैंने एट अ टाइम एक ना पोएम की बुक भी लिखी है और मैंने एक नॉवेल भी लिखा है और मुझे दोनों एट अ टाइम रजिस्टर करवा के लेने हैं, तो क्या मैं एक ही एप्लीकेशन में दोनों चीजों को रजिस्टर करवा के ले सकता हूँ क्या? दैट इज अ जनरली क्वेश्चन व्हिच स्टूडेंट्स यूज्ड टू आस्क मी, एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट no, you can't make one application for the both creations you have made. Okay, you have to make a separate application for the registration of the each work. हर वर्क के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, सेपरेट एप्लीकेशन करनी पड़ेगी. ओके, देन ईच एप्लीकेशन शुड बी अकम्पेन्ड बाय द रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब्ड फी. गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड फी होती है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट के लिए रिक्वायर्ड होती है. आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, वो प्रिस्क्राइब्ड फी पे आउट करनी पड़ेगी. देन नेक्स्ट वन देखो, उस एप्लीकेशन पे नीचे साइन जरूरी है, राइट? हाँ, सो एप्लीकेशन शुड बी साइन्ड बाय द एप्लीकेंट, or if suppose I have given a power of attorney to some another person to get my application registered or to get my copyright registered, then who can sign on that particular application? Suppose I have given this work of copywriting the my creation to an advocate, तो मैं वो पावर ऑफ अटर्नी किसको दे रही हूँ बोलो, एक एडवोकेट को दे रही हूँ. हाँ, और वो एडवोकेट फिर उस एप्लीकेशन पे मेरे ऑन बिहाफ साइन कर सकते हैं. वापस देखो, वी नीड टू मेक एप्लीकेशन, separate application for the separate creation you have made. Application must be accompanied with the prescribed fee. Then application must be signed by either applicant or by an advocate in whose favor power of attorney or वकालत पत्र और वकालतनामा is created. Then देखो, application के each column के each particular को आपको clearly क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा वहां पे. पब्लिश्ड वर्क को भी आप रजिस्टर करके ले सकते हो और अनपब्लिश्ड वर्क को भी आप रजिस्टर करके ले सकते हो. हाँ, सो पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड बोथ वर्क कैन बी गेट रजिस्टर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट. हाँ, एंड देन फिर कॉपीराइट ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन जाती है. हाँ, और कॉपीराइट ऑफिस मेक श्योर करके लेता है कि ये आपका ओरिजिनल वर्क है. हाँ, एंड इफ योर वर्क इज अ ओरिजिनल वर्क, then copyright office will give you the registration of this particular work. Okay, so ध्यान में आ रहा है आपको? Is it compulsory to register copyright? No. And if you want to get register your copyright, you have to register it with the registrar of the copyright. Now चलो, आपको ध्यान में आ गया शॉर्टली कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपीराइट का पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. अब मेरा कॉपीराइट वर्क रजिस्टर्ड है तो भी और अनरजिस्टर्ड है तो भी, मुझे उसको क्या मिल रहा है बोलो, प्रोटेक्शन मिल रहा है. नोबडी कैन मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ माय कॉपीराइट. नोबडी कैन रिप्रोड्यूस माय कॉपीराइट इन एनी फॉर्म विदाउट माय परमिशन. ठीक है. तो मुझे एग्जैक्टली कॉपीराइट कितने पीरियड के लिए मिलता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट हर लेक्चर में बताया. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑथर, अगर हम ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉपीराइट ऑथर को कब तक मिलेगा बोलो, मैंने आपको बताया वहां पे कॉपीराइट इज अवेलेबल टू द ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क. एंड वो वर्क उसको क्या होगा बोलो, कहाँ से, ऑथर के लाइफ के लिए तो ऑथर को वो राइट पूरा रहेगा ही उस पर्टिकुलर कॉपीराइट में, प्लस ऑथर के डेथ के बाद 60 ईयर भी वो राइट क्या होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंटिन्यू रहेगा. इसका रीजन भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी अभी जब हम क्लास शुरू किया हुआ था हमने. ऑथर की प्रॉपर्टी मतलब ही ऑथर का क्रिएशन है. तो जैसे मेरा घर, उस पे मैं जब तक जिंदा हूँ पूरा पूरा मेरा अधिकार रहता है. घर जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, माय हाउस इज माय प्रॉपर्टी एंड एंटायर लाइफ आई एम अलाइव, I get the right over that particular property. In the same way, till the time the author is alive, author's book is author's property, right? So it should be protected for the entire life of author. And the way after my death, my legal representative enjoy my property after me
In the same way, my property is my book also. Okay, so my legal representative should get the benefit after my death also for the 60 year वहां पे. हाँ, देन आपको बताया था, याद है मैंने एक कंसेप्ट बताई थी, एक स्यूडोनोमस वर्क होता है. हाँ, और एक एनोनिमस वर्क होता है. हाँ, स्यूडोनिमस वर्क मतलब जब कोई ऑथर ना किसी इमेजिनरी नेम से लिखता है, दैट वर्क इज कंसिडर्ड एज अ स्यूडोनिमस वर्क. हाँ, नाउ स्यूडोनिमस वर्क के लिए टाइम ऑफ कॉपीराइट कितना दिया है पता है आपको? जिस दिन वो वर्क पब्लिश हुआ ना उस दिन से 60 ईयर. Now their author's life rule will not be there. Okay, in the case of a pseudonymous work, what will be the time limit for the protection of the copyright? The day the copyright get published, from that date 60 year will be the protection for the pseudonymous work. And the same with the anonymous work also. Anonymous stands for अनामिक. that is किसी का नाम ही नहीं है. एक पोएम तो छप गई है, बहुत सारे ऐसे पोएम्स हम इंटरनेट पे मिल जाते हैं. देखो, we get that particular poem but we don't know the author's name. Now that type of a work are considered as a, क्या consider किया जाता है उसको? anonymous work, अनामिक, जिसपे किसी ने अपना नाम डाला हुआ नहीं है, उसको भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन कितने पीरियड के लिए? देखो, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन 60 ईयर इज द डेट फॉर द कॉपीराइट प्रोटेक्शन. देन मैं आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं. अगर समझो हम लोग ना परफॉर्मर्स की बात करें, स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं ना, उनका अपना अलग अलग तरीके का परफॉर्मेंस होता है, वो भी कॉपीराइटेड होता है. देखो, many dancers are there who have different type of dance steps. Okay, many player of a flute are there. Many singer are there who have their own different singing style. उनको भी क्या मिल जाता है बोलो? अपने स्टाइल के लिए कॉपीराइट मिलता है परफॉर्मर्स के लिए. और वो क्या होता है, जब वो पहली बार परफॉर्म करते हैं ना स्टेज पे, वहां से 25 साल तक, 25 इयर्स तक परफॉर्मर्स को क्या मिल जाता है बोलो? कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल जाता है वहां पे. सो दिस वाज आल्सो अनदर स्मॉलर पॉइंट as relating to the copyright protection, related to the Copyright Act. That was time period for which we can get the copyright protection. ठीक है. So first point क्या डिस्कस किया हमने? छोटे छोटे पॉइंट्स है सारे. रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपीराइट डिस्कस किया. सेकेंड पॉइंट अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया? द सेकेंड पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड इज द time period for which a copyright is protected. ठीक है. Now the third point we are going to discuss today is the administration of the copyright law. Third point we are going to see is the administration of the copyright law. Now the first question which here come is that, is there any special advisory governmental body as relating to the copyright? तो answer इसका आता है yes. Yes in the sense, see, what is that particular body? Copyright Enforcement Advisory Council is there, which is the body. Copyright Enforcement Advisory Council is one of the body which is there time to time given advice to the government as regarding the making of the changes in the copyright law. Now there may be a question in your mind, is there any special code for the protection of the copyright? The answer is that as such there is no special code for the protection of the copyright. So if any person makes violation of the copyright, we used to file the civil suit in the normal civil court. But see friends, there are certain issues under the Copyright Act which can be filed only with the Copyright Board. Keep in mind a word Copyright Board is there to adjudicate on a certain issues relating to the copyright. Certain issues relating to copyright only किसको जा सकते हैं? Copyright Board को जा सकते हैं. तो अब ये Copyright Board कौन है? देखो, Copyright Board एक quasi judicial body है. Copyright Board कौन है? Quasi judicial body है which is generally consisted of one chairman and two or more members.